दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी है मोसाद। इजराइल के किसी भी ऑपरेशन का नाम आता है तो सबसे पहले मोसाद का ही नाम आता है। ईरान में हमास के मुखिया की मौत में भी ईरान ने मोसाद का नाम लिया। दुश्मन को ढूंढना और उसे खत्म करना और अपना निशान छोड़ जाना, इसे मोसाद की खासियत माना जाता है। कभी अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए पूरे एयरपोर्ट को उड़ा तक देने की सोच लेना, तो कभी अपनी खिलाड़ियों की हत्या का बदला लेने के लिए एक एक करके दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना। मोसाद की कहानी असल में जेम्स बॉन्ड या मिशन इम्पॉसिबल की फिल्मों की कहानी जैसे है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोसाद के 4 सबसे खतरनाक मिशन बताऊंगा जिन्हें दुनिया इम्पॉसिबल समझती थी और शायद मोसाद के अलावा कोई और देश इन मिशंस को ना कर पाता। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इटली के रोम में एक फिलिस्तीनी आदमी वेल ज़्वेटर को एक चिट्ठी मिली। इसमें लिखा हुआ था कि हम ना भूलते हैं ना ही माफ करते हैं। ये चिट्ठी पढ़कर ज़्वेटर के हाथ पैर फूल गए। उसे पता था कि अब किसी भी पल उसकी मौत हो सकती है। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ। एक होटल में ताबड़तोड़ गोलियां चली और यह शख्स मारा गया। ये दोस्तों ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड की शुरुआत थी। अगले 20 साल तक यूरोप के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही मौतें हुआ करती थी। लेकिन अब सवाल है कि मोसाद ने यह ऑपरेशन चलाया क्यों। साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में हो रहे थे ओलंपिक। इस ओलंपिक में इजराइल के 11 खिलाड़ियों को 2 आतंकवादी संगठनों ने किडनैप कर लिया। ये संगठन थे ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीन लिबरेशन। बाद में इन आतंकियों ने सभी 11 खिलाड़ियों को 5 सितंबर 1972 के दिन मार डाला। इस हरकत पर इजराइल बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत एक लिस्ट बनाई उन लोगों की जो इस हमले में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। इस लिस्ट में 20 से 35 लोगों का नाम आया। काम साफ था, दुश्मन को ढूंढो, ट्रैक करो और खत्म कर दो। दोस्तों अगले 20 सालों तक मोसाद ने दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने दुश्मनों को ढूंढा और मार दिया। इस ऑपरेशन में फोन बम, जहरीली सुई, नकली पासपोर्ट और न जाने किन किन तरीकों से मिशन को अंजाम दिया गया। इस दौरान मोसाद ने कभी किसी देश के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ देशों के सीक्रेट ग्रुप्स में भी काम किया ताकि अपने दुश्मन को पकड़कर उसे सबक सिखाया जा सके। इस तरह मोसाद ने अपने ऑपरेशन से दोस्तों दुनिया को दिखा दिया था कि इजराइल से भिड़ना किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। दोस्तों 27 जून 1976 के दिन तेल अवीव से पेरिस के लिए जाने वाली एक फ्लाइट को 4 टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया। फ्लाइट में 248 पैसेंजर और 12 के आसपास क्रू मेंबर थे। ये आतंकी जहाज को युगांडा ले गए, जहां पर युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन ने उनका सपोर्ट किया। दोस्तों इस फ्लाइट में 100 के आसपास यहूदी थे और पूरी फ्लाइट के लगभग 90% लोग इजरायली थे। हाईजैकर्स की डिमांड थी कि 50 से भी ज़्यादा फिलिस्तीनियों को जो अरेस्ट किया गया है उन्हें इजराइल छोड़ दे और ये लोग इजराइल की जेलों में बंद थे। हाईजैक के बाद इजराइल ने प्लान बनाना शुरू किया। जहाज युगांडा के एंटपे एयरपोर्ट पर था, जिसका आधी दुनिया को तो नाम भी नहीं पता था। मोसाद ने अपने लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाने से पहले कई कोशिशें की। ईदी अमीन जो कि बेहद खूंखार तानाशाह था, इजराइल ने उसे नोबेल प्राइज तक का ऑफर कर दिया, लेकिन ईदी अमीन वो माना नहीं। फिर लगातार बातचीत के बाद इजराइल ने जो प्लान बनाया वो किसी इम्पॉसिबल मिशन से कम नहीं था। इस बीच जो टेररिस्ट थे उन्होंने भी इजराइल के लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को आज़ाद कर दिया, क्योंकि उनकी लड़ाई भी इजराइल से ही थी। अब टोटल 106 लोग थे जिन्हें छुड़ाना था। फिर दोस्तों 4 जुलाई के दिन ऑपरेशन एंट बे या ऑपरेशन थंडरबोल्ट को शुरू किया गया। इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर जाने के लिए कुछ प्लेन उड़े। इसमें 200 कमांडो, 1 काली मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर गाड़ियां थी। एक तीसरा प्लेन भी था जो कि खाली था। ये सभी हवा में 400 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे ताकि युगांडा के पड़ोसी देशों के रडार में ना आ सके। पहले तो प्लान था कि मर्सिडीज देखकर एयरपोर्ट पर लोगों को लगेगा कि ईदी अमीन का काफिला है, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। जैसे ही कमांडो एयरपोर्ट पर पहुंचे, युगांडा की सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पूरे मिशन में इजराइल का सिर्फ एक सैनिक मारा गया था। इस सैनिक का नाम था योनातन नेतन्याहू। ये बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे।
यह ऑपरेशन इतना तेज था दोस्तों कि सिर्फ 6 मिनट में 7 आतंकियों को मार गिराया मोसाद ने, और इजरायली फोर्सेस के साथ 20 मिनट की लड़ाई में युगांडा के 45 सैनिक मार डाले गए। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने जल्दी जल्दी जितने भी बंधक थे उनको विमान में बिठाया और उसे रवाना कर दिया। एक दूसरी यूनिट भी थी जिसने एयरपोर्ट पर जितने भी जेट प्लेन्स थे उन सबको उड़ा दिया, ताकि अगर पीछे से हमला करने की कोई सोचे तो वो कामयाब ना हो पाए। इस तरह से ये इम्पॉसिबल सा मिशन दोस्तों ऑपरेशन थंडरबोल्ट पूरा हो गया। अब आते हैं तीसरे मिशन पर। अगर किसी देश को पता चले कि उसका दुश्मन देश परमाणु बम बना रहा है चोरी छिपे, तो वो देश क्या करेगा? हो सकता है कि वो दुनिया के सामने कंप्लेन करे, तरह तरह की बातें करे, बैन करने की मांग करे, लेकिन कम से कम वो ये नहीं करेगा जो मोसाद ने किया था। साल 2004 में मोसाद को एक ट्रेन एक्सीडेंट की खबर मिली। इस ट्रेन में फॉसिल फ्यूल और पेट्रोकेमिकल कंपोनेंट ले जाए जा रहे थे, लेकिन जब मोसाद ने इस एक्सीडेंट को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। इस हादसे में दोस्तों जो 11 सीरियाई साइंटिस्ट मारे गए थे उन सभी ने न्यूक्लियर शील्डेड सूट्स पहने हुए थे। ऐसे में मोसाद को शक हुआ और तुरंत एक्टिव हो गया। उस टाइम पर अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट थे। काफी टाइम से वो लगे हुए थे नॉर्थ कोरिया से बातचीत में, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब पहले से था। ऐसे में इजराइल का शक और गहरा हो गया था कि कहीं ये पूरी प्लानिंग न्यूक्लियर बॉम्ब की तो नहीं है। मोसाद ने दोस्तों फिर तुरंत नॉर्थ कोरिया में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया। उन्होंने एक लेडी एजेंट को इस काम पर रखा। इस एजेंट ने क्या किया तो इसने एक सीरियन साइंटिस्ट को अपने प्यार के जाल में फंसाया, हनी ट्रैप, और उसका लैपटॉप हैक कर दिया। जब इस लैपटॉप का डेटा चेक किया गया तो पता चला कि अल किबार नाम की सीरिया की जगह में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा है। फिर कुछ सालों तक प्रॉपर रिसर्च करने के बाद जब मोसाद को पक्का भरोसा हो गया तो उसने अपना ऑपरेशन और कार्ड शुरू किया, जिसे कि ऑपरेशन आउट ऑफ बॉक्स भी कहा जाता है। दोस्तों ऑपरेशन का टारगेट सिंपल था, अल किबार की इस लैब को उसे उड़ाना था मोसाद को। फिर पूरी रिसर्च के बाद 5 सितंबर 2007 के दिन 2 फाइटर जेट्स ने सीरिया में घुसकर अटैक कर दिया। यहाँ अल किबार में बड़े बड़े खेतों के बीच में इस न्यूक्लियर प्लांट को छिपाया गया था, जिसे मोसाद ने ध्वस्त कर दिया। और जानते हैं इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 3 मिनट। उसके बाद ये सारे जहाज वापस चले गए। इस हमले का कुछ देर तक तो सीरिया को भी पता नहीं चला, क्योंकि इजराइल के फाइटर जेट्स काफ़ी एडवांस थे। उन्होंने उस पूरे एरिया के नेटवर्क को ही जाम कर दिया था, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आ ही नहीं पाई। अब आते हैं दोस्तों आखिरी मिशन पर। दुश्मन को उसके देश में जाकर मारना हो, अपने साथियों को छुड़ाना हो, या फिर बदला लेना हो, ये सब तो फिर भी एक बार किया जा सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ अटैक करना है और वहां से निकल आना है। थोड़ी बहुत जो फाइट होगी वो अलग। लेकिन एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में सोचिए जहां पर दुश्मन के जहाज को उड़ाना नहीं है, बल्कि उसे चुराना आपका मिशन है। जी हाँ, सही सुना आपने, मोसाद ने चोरी भी की है, और ये चोरी एक फाइटर जेट की थी। इस काम को करने में उसे पूरे 6 साल लगे थे। ये मिशन दोस्तों लॉन्च किया गया था 1960s में। ये वो टाइम था जब रशिया ने MiG-19 की जगह MiG-21 फाइटर जेट बनाने शुरू कर दिए थे। MiG-21 फाइटर जेट जो होते थे वो सुपरसोनिक जेट थे, यानी कि वो जहाज जो 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं। इजराइल के लिए प्रॉब्लम ये थी कि रशिया ये जहाज बेच रहा था इजिप्ट, सीरिया और इराक को। इससे इजराइल को खतरा था, इसलिए MiG-21 की टेक्नोलॉजी को जानने के लिए उन्होंने ऑपरेशन डायमंड शुरू किया। लेकिन दोस्तों जब काम शुरू किया गया तो उनकी पहली टीम पकड़ दी गई, और उसमें जो 2 लोग शामिल थे मोसाद के, उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद भी लेकिन इजराइल ने हार नहीं मानी, उन्हें हार मानना आता ही नहीं। उसने दूसरी दफा कोशिश की और इस ऑपरेशन को इराक से लॉन्च किया। यह मिशन भी फेल हो गया, क्योंकि मोसाद ने क्या किया था, इराक के कुछ पायलट्स को पैसे दिए थे उनसे एक MiG-21 के लिए, लेकिन ऐन मौके पर इन पायलट्स ने धोखा दे दिया। इसके बाद मोसाद ने अपना तीसरा मिशन चलाया साल 1964 में। इराक के एक पायलट थे मुनीर रेडफा, उनसे मोसाद ने कांटेक्ट किया। मुनीर दोस्तों एक ईसाई था, इराक में उसे जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा था। फिर मोसाद ने उसे ऑफर देकर अपनी ओर मिला लिया। उसे ऑफर मिला था $10 लाख, एक अच्छी जॉब इजराइल में, और पूरी फैमिली को सिक्योरिटी की गारंटी। फिर ये पायलट आखिरकार मान गया, इतना अच्छा ऑफर था तो वो मान गया। 16 अगस्त 1966 को मुनीर ने MiG-21 में फ्यूल भरवाकर जॉर्डन के एरिया से उड़ान भरी और वहां से इजराइल में सेफली लैंड करा दिया। इस टाइम तक मोसाद ने भी अपना किया हुआ वादा पूरा कर लिया था
और मुनीर की फैमिली को सेफली निकाल कर इराक से इजराइल पहुंचा दिया था। अब जब इस बात का पता इराक और रशिया को चला तो उन्होंने जहाज को वापस करने की मांग की, लेकिन एज यूजुअल इजराइल ने कुछ भी नहीं सुना। उसने तुरंत इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए अपने जहाज का नाम रख दिया 007। इस तरह से मोसाद ने अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए एक पूरा जहाज ही चुरा लिया। तो दोस्तों ये थे वो 4 मिशन जो कि इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन मोसाद के लिए शायद इम्पॉसिबल नहीं थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।